हेलो बेटा, नाउ दिस इज़ अ थर्ड वीडियो ऑफ द चैप्टर वन। चैप्टर वन की तीसरी वीडियो बना रही हूँ। इसे मैं आपको लास्ट वीडियो में बताने लगी थी, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। तो करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट एक्सप्लेन करूंगी। ये क्या होता है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है? तब ध्यान से समझना। चलो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। देखिए बेटा, मैंने लोन लिया, समझो। मैंने 15 लाख का लोन लिया, ठीक है? 15 लाख का लोन लिया। समझ लो मैंने लोन लिया 30 जून 2019 को लिया लोन, ठीक है? 30 जून 2019 को 15 लाख का लोन लिया। 15 लाख का लोन लिया। ये लोन मैंने बेटा 3 इंस्टॉलमेंट में वापस करना है। 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, ठीक है? 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 3 इंस्टॉलमेंट में मैंने इस लोन को वापस करना है। थोड़ा सा बेटा मैं माउस से लिख रही हूँ तो थोड़ा सा समझ जाना, बाकी इट्स अंडरस्टैंडेबल है ना? तो मैंने इस लोन को 3 इंस्टॉलमेंट में वापस करना है। 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख। अब ये मैंने इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट मेरी जाएगी 30 जून 2021 को, ठीक है? उसके बाद इंस्टॉलमेंट जाएगी बेटा मेरी 30 जून 2022 को, ठीक है? फिर तीसरी इंस्टॉलमेंट जाएगी 30 जून 2023 को। बात समझ में आई? अब एक चीज समझो, ये जो है इस इंस्टॉलमेंट, अब देखिए इस डेट और इस डेट के बीच में बैलेंस शीट्स बनी है। कौन कौन सी बैलेंस शीट्स बनी है? एक तो 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट बनी है। एक बनी है 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट, ठीक है? ये 20 की और 21 की, 2020 की जो बैलेंस शीट बनी होगी। अभी हमें यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल नहीं पता, तो यहाँ पे हम ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है? जब हमें ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में नहीं पता तो हम उसको 12 महीने लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर 31 मार्च 2020 की जो बैलेंस शीट बनी होगी, इस बैलेंस शीट के वाले दिन हमारा 15 लाख जो है ये लोन लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर लिखा हुआ था, ठीक है? 15 लाख का लोन लॉन्ग टर्म बोरिंग में लिखा था इस दिन जो बैलेंस शीट बनी थी। फिर अगली बैलेंस शीट जब बन रही है वो बन रही है 31 मार्च 2021 को। अगली बैलेंस शीट बन रही है 31 मार्च 2021 को। ये जो बैलेंस शीट 31 मार्च 2021 को बन रही है, इस बैलेंस शीट वाले दिन 10 लाख, 10 लाख तो बेटा मैं लिखूंगी लॉन्ग टर्म बोरिंग में, और 5 लाख लिखूंगी करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट में, ठीक है? ऐसा क्यों? 10 लाख तो मेरा चल जाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर, लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर, और बाकी का जो 5 लाख है वो चला जाएगा करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट। इसका क्या मतलब है? टोटल मेरा लोन 15 लाख का है, जिसके से 5 लाख का जो लोन है बेटा वो मैं अगले आने वाले 12 महीने के अंदर रिडीम करने वाली हूं, है ना? तो अगला ये जो 31 मार्च 2021 को बैलेंस शीट बन रही है, 31 मार्च 2021 को जो बैलेंस शीट बन रही है, इस दिन बेटा इस दिन इसके अगले 3 महीने के अंदर अंदर मैं 5 लाख रुपए वापस करने वाली हूँ। तो जो 5 लाख रुपए वापस करने वाली हूँ वो मेरे करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट है, ठीक है? तो बाकी का जो 10 लाख है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग है, और जो करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट है इसको बेटा मैं शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर लिखती हूँ, ठीक है? तो जो करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट है उसको शॉर्ट टर्म बोरिंग में लिखती हूँ। क्लियर? तो जो 31 मार्च 2020 को बैलेंस शीट बनी थी उस दिन तो 15 लाख मेरा लॉन्ग टर्म बोरिंग में चला गया, क्योंकि इससे अगले आने वाले 12 महीने के अंदर कुछ भी रिडम्पशन होने वाली नहीं थी, कुछ भी वापस नहीं करना था। लेकिन जो 31 मार्च 2021 को बैलेंस शीट बनी है उसके अगले 3 महीने के अंदर अंदर मैं 5 लाख वापस करने वाली हूं। वो 5 लाख करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट है, मतलब शॉर्ट टर्म बोरिंग, और 10 लाख मेरा लॉन्ग टर्म बोरिंग है। फिर उससे अगली बार बैलेंस शीट बनेगी मेरी 31 मार्च 2022 को। अब 31 मार्च 2022 से अगले आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर 5 लाख और रिडीम होने वाले हैं। तो अब इस सिचुएशन में मैं 5 लाख लिखूंगी लॉन्ग टर्म बोरिंग में, 5 लाख लिखूंगी लॉन्ग टर्म बोरिंग में, और अगले 5 लाख लिखूंगी जो 5 लाख रिडीम होने वाले हैं, उस 5 लाख को लिखूंगी करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट। अब करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट लिखा जाता है शॉर्ट टर्म बोरिंग में। फिर उससे अगली बैलेंस शीट बनेगी 31 मार्च 2023 को। अब इस बैलेंस शीट से अगले 3 महीने के अंदर मेरे 5 लाख रिडीम होने वाले हैं, तो ये 5 लाख करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट के अंदर लिखे जाएंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग खत्म हो चुकी है। क्लियर? तो ये आपको क्लियर हो गया करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट क्या होता है। जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए मैंने उधार लिया उसमें से कितना हिस्सा अगले आने वाले 12 महीने के अंदर रिडीम होने वाला है, वापस करने वाले हैं, उसे हम करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट बोलते हैं, और उसे बेटा हम शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर लिखते हैं। क्लियर? अच्छा, अगला टॉपिक है हमारा
डेफर्ड टैक्स एसेट वो तो आपके सिलेबस में नहीं है, डेफर्ड टैक्स एसेट की ट्रीटमेंट आपके सिलेबस में नहीं है। अगला आता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ठीक है, अब ये अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या है? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीज के चार सब हेड थे, लॉन्ग टर्म बोरिंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, डेफर्ड टैक्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, तो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वो लायबिलिटीज हैं जो लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं है। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं है, वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वो 12 महीने से ज्यादा या ऑपरेटिंग से ज्यादा, ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा वाली लायबिलिटी जो जो लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरिंग ऊपर आ गया। अब देखिए, जैसे मैंने अभी ट्रेड पेबल आपको पीछे एक एग्जांपल करवाया था, वो वाले ट्रेड पेबल जो 12 महीने में रिडीम नहीं होंगे, 12 महीने में सेटल नहीं होंगे और ना ही ऑपरेटिंग साइकिल में सेटल होंगे, वो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में लिखे जाएंगे। अदरवाइज ट्रेड पेबल्स को हम करंट लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो अगले 12 महीने में सेटल नहीं होगी, 12 महीने के बाद सेटल होगी या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के बाद सेटल होगी, उस लायबिलिटी को हम अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में लिखेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कुछ डिबेंचर्स मैंने रिडीम करने हैं 12 महीने के बाद या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के बाद, और वो डिबेंचर्स से बेटा मेरे 100 रुपए का मैंने 110 रुपये वापस देना है, 10 रुपये एक्स्ट्रा देना है, 10 रुपये का जो प्रीमियम देना है वो लिखा जाएगा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में। तो जैसे प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने हैं मैंने, अगले 12 महीने में नहीं करनी, अगले ऑपरेटिंग साइकिल में नहीं करने, ऑपरेटिंग साइकिल में नहीं करने, उसके ऊपर जो प्रीमियम देना है वो भी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में लिखा जाएगा। तो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के बारे में आप क्या पढ़ा यहाँ पे, आपने क्या एग्जाम्पल्स पढ़े आपने, आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, वो वाले डिबेंचर्स, वो वाले प्रेफरेंस शेयर्स जो लॉन्ग टर्म बोरिंग है या ऑपरेटिंग साइकिल या 12 महीने में रिडीम नहीं होने वाले। या फिर ट्रेड पेबल, वो वाले ट्रेड पेबल जो ट्रेड पेबल 12 महीने से ज्यादा या फिर ऑपरेटिंग साइकिल से बाद में मतलब कैश में कन्वर्ट होंगे। क्लियर? अच्छा, अब आती है बात करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी है जो चारों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? करंट लायबिलिटी के चार सब हेड हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अच्छा, यहाँ पे मैंने लॉन्ग टर्म प्रोविजंस नहीं देखा, ये तो देखा ही नहीं लॉन्ग टर्म प्रोविजन। पहले लॉन्ग टर्म प्रोविजंस देख लेते हैं। आपको पता है प्रोविजंस क्या होते हैं? प्रोविजंस आपकी फ्यूचर में कोई लायबिलिटी आने वाली है, जिस लायबिलिटी का आप पूरी एक्यूरेसी से डिसाइड नहीं कर सकते कि इसकी कितना कितना आपके ऊपर इसका बर्डन आने वाला है। ठीक है, कितना अमाउंट, लेकिन उसकी एक एस्टिमेटेड अमाउंट आप डिसाइड कर सकते हो। तो भाई लाइक जैसे 4 साल बाद मेरा एक एम्प्लॉय रिटायर होने वाला है, उसको एस्टिमेटेड मैंने 50 लाख रुपया ग्रेजुटी का पे करना है, तो ये जो लायबिलिटी मेरी आने वाली लॉन्ग टर्म में, उसके लिए मैं प्रोविजन बना लूंगी, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, अब ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में क्या डिफाइन, कैसे आप शॉर्ट टर्म प्रोविजंस होते हैं एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होते हैं। ऐसी लायबिलिटी जो लायबिलिटी आपकी अगले 12 महीने में आने वाली है, अगले 12 महीने में आने वाली है या फिर ऑपरेटिंग साइकिल में आने वाली है लायबिलिटी, उसके लिए आप प्रोविजन बना रहे हो तो वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया। लेकिन आपकी कोई लायबिलिटी 12 महीने के बाद या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के बाद आएगी, तो उसके लिए जो आप प्रोविजन बना रहे हो वो हो गया लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 12 महीने के बाद या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के बाद, वो हो गया लॉन्ग टर्म प्रोविजन। 12 महीने के अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, वो हो गया शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, अब करंट लायबिलिटीज के चार सब हेड थे, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स वो बोरिंग्स हैं जो आप 12 महीने के अंदर वापस कर दोगे, 12 महीने में वापस नहीं कर रहे हो तो ऑपरेटिंग साइकिल में वापस कर दोगे। अब जैसे कुछ नहीं लिखा हुआ कि 12 महीने ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये वाले अगर नाम लिखे हैं तो ये करंट ही होते हैं हमेशा। लोन रीपेबल ऑन डिमांड, आपने लोन लिया, ठीक है, जो लोन आपका वापस हो जाएगा डिमांड पे। क्लियर? बैंक का ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट, अभी समझा के आती हूँ। करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट क्या होता है? लोन फ्रॉम अदर पार्टीज, दूसरी पार्टी से लोन लिया जो 12 महीने के अंदर वापस देना है। डिपॉजिट्स, लोगों से डिपॉजिट्स लिए आपने, अदर लोन एंड एडवांसेस।
तो ये कुछ है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के एग्जांपल्स, ये आप नोट कीजिए और इनको याद कीजिए। ठीक है बेटा। अब आता है ट्रेड पेबल। आपको ट्रेड पेबल बता दिया मैंने क्या होते हैं ट्रेड पेबल, आपके क्रेडिटर्स। ट्रेड पेबल्स होते हैं कि आपके क्रेडिटर्स जिनसे आपने उधार पे सामान खरीदा है, एंड बिल पेबल्स। ठीक है, ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल्स। ठीक है, ट्रेड पेबल्स आपके बेटा हमेशा करंट लायबिलिटी होती है, लेकिन आपके ट्रेड पेबल कब आपकी नॉन करंट लायबिलिटी बनती है मैंने अभी आपको बताया है, अभी बता के हटी हूं। ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल्स। ट्रेड पेबल्स आपकी नॉन करंट लायबिलिटी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कब बनती है, जब आप उसको 12 महीने के बाद वापस करोगे या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के बाद वापस करोगे। अदरवाइज ट्रेड पेबल्स आर ऑलवेज योर करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन 1 मार्क का आ जाए कि ट्रेड पेबल आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कब बनती है, और वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में लिखा जाता है। कब लिखा जाता है, जब आप उसको 12 महीने के बाद पे करने वाले हो या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद वापस करने वाले हो। अगर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ ट्रेड पेबल बोला, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी के लिए यूज होता है। ठीक है, अब ये अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर करंट लायबिलिटी। इसके ऊपर बेस एक क्वेश्चन तो पेपर में 100 एंड 100% आता ही आता है, अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटीज क्या है, आपको सिर्फ इसकी हेडिंग्स याद करनी है। ठीक है, अदर करंट लायबिलिटीज, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरिंग। आपने जो उधार लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्रू हो गया बट ड्यू नहीं हुआ। दूसरा है इंटरेस्ट एक्रू हो गया एंड ड्यू हो गया। तीसरा है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आपको एडवांस में इनकम मिली हुई है, वो करंट लायबिलिटी में लिखी जाएगी। करंट लायबिलिटी में कहां लिखी जाएगी, अदर करंट लायबिलिटी में लिखी जाएगी। अनपेड डिविडेंड्स, ठीक है, अनपेड डिविडेंड्स को अनक्लेम डिविडेंड भी बोलते हैं। अनपेड डिविडेंड्स, आपने डिविडेंड डिक्लेयर किए, आपके पास शेयर होल्डर पैसा लेने नहीं आए। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल एंड इंटरेस्ट, आपको एप्लीकेशन मनी ज्यादा मिली हुई है जो आपने वापस करनी है और उसके ऊपर इंटरेस्ट इकट्ठा हो गया। अनपेड मैच्योर डिपॉजिट्स, कुछ डिपॉजिट्स आपके मैच्योर हो गए, जो लोगों ने आपको उधार दिया हुआ था मैच्योर हो गया, पेमेंट की डेट आ गई, अभी तक लोगों को आपने नहीं दिया, कुछ भी रीजन हो सकता है, लोगों ने क्लेम नहीं किया। अनपेड मैच्योर डिपॉजिट और उसके ऊपर इंटरेस्ट। अनपेड मैच्योर डिबेंचर्स, उसके ऊपर इंटरेस्ट। कॉल इन एडवांस, ठीक है, एंड अदर पेबल्स। ये 9 आइटम्स हैं, ये आपने याद करनी है। अदर वैसे तो 14 आइटम्स थी, लेट मी चेक। हाँ, अभी तो 9 हो गई हैं, कुछ आइटम्स डिलीट हो गई हैं इसमें, जैसे ये है ईएसए पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविडेंट फंड पेबल। तो इस अदर पेबल्स, जो भी पेबल्स हैं आपने, जो भी आपकी लायबिलिटी है, जो लायबिलिटी आपने 12 महीने के अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पे करनी है, वो सारी लायबिलिटीज आपकी अदर पेबल के अंदर ही जाएगी। तो हमने अदर करंट लायबिलिटी में क्या क्या आया आपका, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल, अनपेड मैच्योर डिपॉजिट्स, अनपेड मैच्योर डिवेंचर्स, कॉल इन एडवांस, अदर पेबल्स। ठीक है बेटा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो मैंने आपको बता ही दिया। प्रोविजंस ऐसी लायबिलिटी के लिए बनाए जा रहे हैं जो लायबिलिटी आपकी अगले 12 महीने के अंदर आने वाली है या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आने वाली है। जैसे कि एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए, एम्प्लॉयज को हमने कुछ रिक्रिएशन के लिए लेके जाना है, उसके लिए प्रोविजन बना लिया। किसी एक्सपेंसेस के लिए बना लिया, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, और प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर कौन से एक्सपेंसेस करने हैं, जैसे कि एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस करने हैं, तो अलग प्रोविजंस, अदर प्रोविजंस। क्लियर। तो मेरा लायबिलिटी साइड का टॉपिक सारा क्लियर हो गया है। अब मैं आपको एसेट साइड करवाती हूँ। एसेट साइड में आपको अगले वीडियो में, अच्छा देखो, उसके बाद ना आपको ये सारी इलस्ट्रेशन जरूर करनी है। जैसे इलस्ट्रेशन जरूर कर लेना पेपर में, मतलब लाइक यही इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसी के ऊपर बेस सारी इलस्ट्रेशन है। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के कितने मेजर हेड्स हैं, 4। शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड के कितने सब हेड हैं, 3, ठीक है। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। नॉन करंट लायबिलिटीज के कितने सब हेड हैं, 4, ठीक है। ये भी आपको करवाए थे मैंने, लॉन्ग टर्म बोरिंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। करंट लायबिलिटीज के कितने सब हेड हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में कौन सी आइटम्स लिखी जाती हैं बताई थी मैंने आपको, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कोई भी 5 लिखनी है आपने, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपको बता के हटी हूँ, याद करवाए थे मैंने अभी सारे आपको, लॉन्ग टर्म बोरिंग कौन कौन सी हैं। करंट लायबिलिटीज आपको बताया, अदर करंट लायबिलिटीज आपको 9 आइटम्स याद करवाई हैं, उनमें से आपने कोई भी 5 लिखनी है। यहाँ पे आपको अदर करंट लायबिलिटीज की 9 आइटम्स याद करवाई हैं, कोई भी 5 लिखनी है।
अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, फोरफिटेड शेयर अकाउंट। उसके लिए पहले मैं आपको शेयर कैपिटल एक्सप्लेन कर दूं नेक्स्ट वीडियो में कि शेयर कैपिटल क्या होता है, उसके बाद आपको थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो शेयर कैपिटल क्या होता है वो एक्सप्लेन कर दूं मैं आपको क्या होता है, ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में।